नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज हम बात करेंगे आईटी एक्ट की धारा 66A की, जिसे निरस्त करने के बाद भी इसके तहत केस दर्ज हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून यानी आईटी एक्ट की धारा 66A को गैर संवैधानिक घोषित किए जाने के बावजूद इसके तहत मुकदमे दर्ज किए जाने पर कड़ी आपत्ति दी गई है। बताया यह भी जा रहा है कि इस पर प्रतिक्रिया तो दी ही गई है, साथ ही साथ उसने इस पर रोक लगाने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर पास करेगा ताकि आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत मुकदमे दर्ज करने का चलन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे नहीं चल सकता है, हम कोर्ट और पुलिस के लिए समग्र आदेश पारित करेंगे। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान देश भर के हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की नोटिस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया था और ऐसे में कानून व्यवस्था का मामला राज्य का विषय है। दरअसल हाल के कुछ बरसों की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर जिस धारा में प्रशासन और पुलिस लोगों पर मुकदमा दर्ज कर रही थी वो धारा 66A ही थी। इसमें सोशल मीडिया और ऑनलाइन पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करना कानून के दायरे में आता है। 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त किया था तो उनका मानना था कि ये धारा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) यानी बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। ऐसे में सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों सरकार और पुलिस धारा 66A के तहत मामले दर्ज करती है। राज्य सरकारों की अगर हम बात करें तो राज्य सरकारों ने इसे रोकने के लिए आखिर पहल क्यों नहीं की, क्यों कदम नहीं उठाए। हाईकोर्ट ने संज्ञान क्यों आखिर नहीं लिया और क्यों ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया और उसके बावजूद भी आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्या ये अदालत की अवमानना नहीं है? 66A के आदेश के पालना की अगर हम बात करें तो किस किस के दिशा निर्देश की इस पर जरूरत है? कोर्ट के आदेशों को लागू कराना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? इन तमाम सवालों के आज हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। आईटी कानून की धारा 66A रद्द होने के बाद भी इसके तहत केस दर्ज होने के प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किया है। पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज द्वारा दायर याचिका में श्रेया सिंघल संदर्भ में 66A के प्रावधान के तहत 10 FIR के खिलाफ विभिन्न दिशा निर्देश और गाइडलाइंस मांगी गई है। न्यायमूर्ति RF नरीमन और BR गवई ने निर्देश दिया कि सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस दिया जाए और मामले को 4 सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा है कि यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्राथमिक कर्तव्य है कि वे आईटी अधिनियम की धारा 66A के तहत मामले दर्ज करना बंद कर दे, क्योंकि इसे रद्द किया जा चुका है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति RF नरीमन और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिक से राज्य को भी पक्ष बनाने के लिए कहा ताकि अदालत एक व्यापक उचित आदेश दे सके, क्योंकि अंततः पुलिस राज्य का विषय है। याचिका में धारा 66A पर दर्ज सभी FIR का डाटा एकत्र करने के लिए भारत संघ को निर्देश देने की अपील की गई है। इसके अलावा देश भर के जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का डेटा भी मांगा गया है, जहां श्रेया सिंघल के मामले में निर्णय के उल्लंघन में धारा 66A के तहत कार्रवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई को आईटी अधिनियम की धारा 66A के तहत पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने की प्रथा पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए नोटिस जारी किया था। धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के फैसले में श्रेया सिंघल मामले में खारिज कर दिया था। कोर्ट के आदेश के जवाब में केंद्र ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि पुलिस और सार्वजनिक आदेश राज्य के विषय हैं। श्रेया सिंघल के फैसले को लागू करने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी, जिसमें आईटी अधिनियम की धारा 66A को हटा दिया गया था, राज्य के पास है। इसके अलावा कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी फैसले को लागू करने के लिए समान जिम्मेदारी साझा करती हैं।
शीर्ष अदालत ने 14 मार्च 2015 को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रमुख करार दिया था। साथ में यह कहते हुए इस प्रावधान को रद्द कर दिया था कि जनता के जानने का अधिकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A से सीधे तौर पर प्रभावित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो आप रिपोर्ट से जैसे कि समझ ही गए होंगे, आज हम धारा 66A की बात करने वाले हैं, जिसे निरस्त करने के बाद भी इसके तहत केस दर्ज होते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून यानी IT एक्ट की धारा 66A को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया था। बावजूद इसके केस भी दर्ज हो रहे हैं, इस पर कार्रवाई हो रही है। आज इस पर तफसील से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों राज्यों ने इस पर रोक नहीं लगाई, क्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने रोक नहीं लगाई, सभी उच्च न्यायालयों को भी नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आखिर इसकी नौबत क्यों पड़ी। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ PK मल्होत्रा जी हैं, जो कि फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी है। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, आपसे मैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूँ और दरअसल आप मुझे यहाँ पर समझाने की कोशिश करें और हमारे दर्शकों को बताएं कि 66A, धारा 66A क्या है, पहले सबसे पहले बता दीजिए। नेहा जी, जो 66A IT एक्ट में जो प्रोविजन था मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की डेट में तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है जी। इसके इस 66A के तहत कोई भी अपमानजनक कोई भी पोस्ट, मतलब आप अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, किसी कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को यूज करके अगर उसको पोस्ट करते हैं तो वो एक अपमानजनक विषय बन जाता था। उसके तहत प्रोविजंस थे कि आप इसको इंडियन पीनल कोड के हिसाब से सजा का प्रावधान था इसके अंदर। जी जी जी। सबसे पहले ये हैरानी की बात ये है नेहा जी इसके अंदर कि 2015 में इसको श्रेया सिंगल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। उसके बावजूद भी आज लगभग हम वी आर डाउन 6 years नाउ, 6 साल हो चुके हैं इसके जजमेंट को आए हुए भी, लेकिन अभी भी पुलिस और कोर्ट्स भी इवन वो इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि बेसिकली मैं एक बात और भी नेहा जी इसमें कहना चाहूंगा कि हमारे कानून में थोड़ी सी एक कमी ये भी थी कि हमारे पास कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर किसी आदमी को आप इलीगली डिटेन कर ले तो उसको आप किसी तरह से कंपनसेट कर सकते हैं। हालांकि कहा तो ये जाता है कि नथिंग कैन कंपनसेट द पीरियड ऑफ टाइम विच यू हैव बीन बिहाइंड व्हेन यू आर बिहाइंड द जेल्स, लेकिन एटलीस्ट अगर किसी स्टेज के ऊपर अगर ये प्रूव हो जाए कि आप इनोसेंट थे तो उसमें एटलीस्ट उस आदमी को कंपनसेट करना चाहिए। यूएस कांग्रेस में जॉर्ज बुश ने ये प्रावधान निकाला था और उन्होंने ये कहा था कि $50,000 पर ईयर का प्रोविजन हम करते हैं कि अगर किसी आदमी को आप रोंगली अगर यू पुट देम बिहाइंड द बार्स तो उसमें $50,000 पर एनम के माध्यम से उसको कंपनसेट किया जाना चाहिए। जी जी। ठीक है, मल्होत्रा जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप शर्मा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मल्होत्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कि प्रदीप जी ने बताया कि ये धारा निरस्त कर दी गई थी, बावजूद इसके केस दर्ज होते रहे इस धारा के तहत, क्यों आखिर इस धारा के तहत ये केसेस दर्ज होते रहे और कहाँ खामी कहाँ कमियां आप समझते हैं फिलहाल? नेहा जी, वैसे तो डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी ने सेक्शन 66A के बारे में विस्तार से बता दिया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 में बनाया गया उस समय सेक्शन 66A के प्रावधान नहीं थे। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया गया तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर एविडेंस रिकॉर्ड होती है उसको और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को जो है वो एविडेंस में लिया जा सके, वो मेन चीज थी। लेकिन ज्यादातर ऑफेंसेस के बारे में डील नहीं किया गया। ये 2008 में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को अमेंड किया गया उसमें बहुत सारे इसके अंदर ऑफेंसेस भी क्रिएट किए गए और एक ऑफेंस जो था वो सेक्शन 66A में क्रिएट किया गया जिसमें पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज। और कम्युनिकेशन सर्विसेज कौन सी हैं? अगर कोई अपने कंप्यूटर रिसोर्स से या कम्युनिकेशन डिवाइस से
कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भेजता है जो या तो ग्रॉसली ऑफेंसिव है या मिनेसिंग कैरेक्टर की है और या नोइंगली किसी दूसरे को इंसल्ट करने के लिए, उसको इंजरी के लिए या क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए कोई इंफॉर्मेशन भेजता है, तो इसमें सजा का प्रावधान रखा गया कि उसको 3 साल के लिए पनिशमेंट हो सकता है। लेकिन हुआ क्या कि 2012 के आसपास इन प्रोविजंस को लागू करते हुए बहुत सारे ऐसे केसेस कोर्ट के सामने आए जिसमें कि एक जनरल ऑब्जर्वेशन करना भी जो था उसको भी 66A का वायलेशन माना गया। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया जब श्री बाल ठाकरे जी की डेथ हुई और पूरा बंबई उस समय बंद कर दिया गया उनके क्रिमेशन के लिए, और उसके ऊपर 2 यंग स्टूडेंट्स ने, जिसमें श्रेया सिंगल भी थे, जिन्होंने ये कहा कि भाई इसमें बॉम्बे बंद करने की क्या जरूरत थी, इसको एज एन ऑफेंसिव स्टेटमेंट लेकर के उनको जेल में डाल दिया गया। इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस हुए, जैसे कि अंबिकेश महापात्रा का एक केस हुआ और एक असीम त्रिवेदी थे जो कि एक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने भी जब इस तरह के कमेंट डाले तो उनके ऊपर भी सेक्शन 66A में कार्रवाई की गई। जब इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 66A के प्रावधान जो बनाए गए हैं वो बहुत वाइडली वर्डिंग हैं और कौन सी चीज ग्रॉसली ऑफेंसिव होगी या मिनेसिंग होगी इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। इसलिए इसके प्रावधान सेक्शन 19 आर्टिकल 19(1)(a जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसका हनन करता है और जो सरकार बाय कानून रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है आर्टिकल 19(2) में, ये उसमें फॉल नहीं करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। स्ट्रक डाउन करने के बाद भी ये स्टैच्यू बुक में तो रहा, क्योंकि पार्लियामेंट ने इस पर्टिकुलर सेक्शन को रिपील नहीं किया। लेकिन रिपील नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि ये एक एक्टिव लॉ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी लॉ को असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया है तो वो नल एंड वाइड हो जाता है, वो इनइफेक्टिव हो जाता है, वो वाइड हो जाता है। और आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब अगर कानून सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है असंवैधानिक, तो स्टेट के चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो लेजिस्लेचर हो, उस कानून को एनफोर्स नहीं कर सकती। बिल्कुल, वो कानून कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता अगर सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर देता है। लेकिन बावजूद इसके जो उस पर कार्रवाई होती रही, जो उसके तहत उस धारा के तहत मुकदमे दर्ज होते रहे। साथ है वेदभूषण जी जो कि एक्स IPS है। वेदभूषण साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि 66A को निरस्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बावजूद इसके पुलिस उसी धारा के तहत केस दर्ज करती रही और उसी धारा के तहत कहीं ना कहीं कार्रवाई करती रही। सवाल इस बात को लेकर है, क्या इसमें पुलिस की कमियां और खामियां नहीं है? जो धारा सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर चुकी है, आखिर किस आधार पर उस धारा के तहत ही कार्रवाई की जा रही है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं? जी नेहा, सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी अदालत है। आपको याद होगा 309, आपके साथ जो पैनल पर जुड़े हुए मल्होत्रा जी और प्रदीप शर्मा जी, उनको पता है ये एक किसी टाइम में एक ऑफेंस हुआ करता था IPC की धारा 309। सुसाइड करने के लिए जो कोशिश करता है, बाय द वे वो गलती से बच जाए तो उसके खिलाफ पुलिस पूरे हिंदुस्तान में मुकदमा दर्ज करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी पिटीशंस के द्वारा ये हेल्ड किया कि जो आदमी मरने की कगार पर है या मरना चाहता है, आप उसको ट्रायल करना चाहते हैं, ये उसके साथ एक बहुत बड़ी जाति है, विवत्ता है। तो इसी क्रम के अंदर जो 66 है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उसके ऊपर तमाम राज्य सरकारों को कोशिश करनी चाहिए थी कि उसके तहत मुकदमा ना दर्ज किया जाए, परंतु बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उसका एक तरह से उल्लंघन किया जाता रहा। वेदभूषण जी, मैं आपकी बातों के क्या मायने निकालूं सर? क्या पुलिस राज्य सरकार के दबाव में काम करती है? बिल्कुल, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना न हो, अदालतों का सम्मान हो, क्योंकि बहुत सोच समझ के निर्णय लिए जाते हैं। एकदम रैंडम या कोई एकदम साधारण प्रक्रिया के तहत
ये कोई निर्णय नहीं लिए गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की हमें जिम्मेदारी है, तमाम स्टेट गवर्नमेंट को उनको नोटिस गए हुए कि इस सेक्शन के अंदर आप मुकदमा ना दर्ज करें। इस सेक्शन को अभी पार्लियामेंट से जब ये एबॉलिश हो जाएगा तब तो खत्म ही हो जाएगा, पर 309 के तहत भी जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, आपको याद होगा दिल्ली जैसे शहर के अंदर वेदभूषण जी आप बने रहिए हमारे साथ। मल्होत्रा जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी वेदभूषण जी कर रहे थे, इसके क्या मायने निकाले? क्या इस धारा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था? अगर सरकार के खिलाफ या किसी स्पेसिफिक सरकार के खिलाफ अगर किसी भी तरह का कंटेंट या फिर यूं कहें कि किसी नेता के खिलाफ, चाहे प्रधानमंत्री हो देश के, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी अच्छे मजबूत पद पर विराजमान कोई नेता हो, उनके खिलाफ भी अगर किसी भी तरह का विरोध का अगर कंटेंट सोशल मीडिया पर डाला जाता है, तब भी क्या 66A के तहत ही मामला दर्ज पुलिस कर रही थी? नेहा जी, एक साधारण नागरिक के लिए भी ये कहा जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर उसको कानून की जानकारी नहीं है तो वो उसको कानून से किसी तरह से बख्शा नहीं जा सकता है। वो कानून का अगर उसने उल्लंघन किया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसी तरह पुलिस अधिकारियों के बारे में तो और भी जरूरी हो जाता है कि अगर एक कानून को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है तो कानून किसी भी तरह से पुलिस को ये अधिकार नहीं देता कि एक ऐसा कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है उसके अंदर किसी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो ये डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट का उल्लंघन होगा। स्टैट्यूट बुक में इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट ने उसको रिपील नहीं किया है, लेकिन उसके नीचे हमेशा एक नोट लिखा जाता है जिसमें कहा जाता है इस पर्टिकुलर कानून को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, इसलिए वो एनफोर्सेबल नहीं है। अगर पुलिस अथॉरिटीज उसको करती हैं तो या तो वो मैलाफाइड तरीके से करती हैं या वो इग्नोरेंस के कारण करती हैं। और बहुत बार ये 66A के केसेस जो हैं वो कोर्ट्स में इसलिए भी पेंडिंग रह जाते हैं कि मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल चार्ज लगाया जाता है, ये आवश्यक थी कि सिर्फ 66A के अंदर ही उसके अगेंस्ट चार्ज लगाया गया हो, उसके अगेंस्ट बहुत सारी धाराओं को वायलेशन का केस बनाया जाता है और उसमें तो हो सकता है 66A सिर्फ एक धारा हो। उसका जो फाइनल डिसीजन तो जज साहब तब देंगे जब वो केस हियरिंग में आएगा। लेकिन जब पुलिस केस बुक करती है उस समय उनको देखना चाहिए कि जब वो केस बुक कर रही है वो केवल उसी धाराओं के अंदर करें जो कानूनी रूप से वैध हैं और मान्य हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उससे स्ट्रक डाउन कर दिया है तो कोई भी पुलिस अधिकारी उसके अगेंस्ट केस बुक नहीं कर सकती है। ठीक है मल्होत्रा जी, बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सर मैं आपके पास फिर आऊंगी। प्रदीप जी, आप मुझे बताइए कि 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त किया था तो उनका मानना था कि ये धारा संविधान के अनुच्छेद 19A के यानी कि बोलने की बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि क्या राज्य सरकारों की भी यहाँ पर कमियां रही है कि इसे रोकने के लिए कोई पहल नहीं की गई? नेहा जी, इसके दो कारण है। वैसे तो 19(1)A ही नहीं, इसमें वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 भी होता है। अब राज्य सरकारों के बाद अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया, उन्होंने एक पर्टिकुलर सेक्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया जी। तो राज्य सरकार या कोई भी सरकार हो या पुलिस हो या कोई भी ऐसी एजेंसी हो, लॉ अबाइडिंग एजेंसी हो, उसको कोई अधिकार नहीं बनता कि वो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कोई भी मुकदमे को दर्ज करे। इसमें नेहा जी एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि क्योंकि हमारे देश में लॉ ऑफ टॉर्ट्स को एप्लीकेबल नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती थी भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें यही इसी तरह उनको भीम सिंह जी को इलीगल कन्फाइनमेंट कर दिया गया था और शायद 50,000 रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया था। मेरा सुझाव इस 66A के वायलेशन में भी यही रहेगा कि जो भी अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के होने के बावजूद 5-6 साल से डिसीजन हो चुका है, उसके बावजूद भी अगर आंख मूंदे बैठा है तो उसके ऊपर एक क्या बोलते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड करना चाहिए कि वो कंपनसेशन पे करे, क्योंकि उस आदमी की आजादी को आपने खरन में डाल दिया। अगर 66 में यहां तक कि क्योंकि 66 पुलिस वाले भी इग्नोर कर रहे हैं, साथ साथ कोर्ट्स ने भी इग्नोर कर दिया है, इग्नोर कर रहे हैं सर। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हाईकोर्ट में इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था हाईकोर्ट को, और इस पर कहीं ना कहीं स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर सख्ती दिखाता हाईकोर्ट?
नेहा जी, इंडिविजुअली किसी ने भी जिसने संज्ञान ले लिया उसको हेड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज सुपीरियर अथॉरिटी, इसके बाद कोई हमारे देश में कोई कोर्ट नहीं है। अगर आप एक सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर केंद्र सरकार ये कहती है और राज्य सरकार के पाले में अगर गेंद डाल दी जाती है और ये कहती है कि जी कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना तो राज्य सरकार का की जिम्मेदारी है, तो फिर ऐसे में हाईकोर्ट का भी अपना एक कर्तव्य बनता है। नहीं, हाईकोर्ट का कर्तव्य बनता है नेहा जी, लेकिन पुलिस स्टेशन बेसिकली जो FIR लॉन्च करेगा वो तो कोई पुलिस स्टेशन करेगा। पुलिस को इतना तो कम से कम पता होना चाहिए, कोई भी सरकार है वो खुद जाके मुख्यमंत्री या कोई दूसरा मंत्री तो FIR लॉन्च करता नहीं है। अगर कोई आदमी गलत भी कहता है और उसको ये मालूम है पुलिस अधिकारी को कि मैं गलती कर रहा हूँ और जानबूझ के गलती करता है, तो उसके ऊपर उसको हेल्ड रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए, किसी तरह का उसके ऊपर रोक लगाना चाहिए या उसके ऊपर किसी तरह की पेनल्टी लगानी चाहिए, ताकि वो इनोसेंट लाइव्स को किसी तरह की प्रॉब्लम ना क्रिएट कर। ठीक है, वेदभूषण जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी की बातों से? प्रदीप शर्मा जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको भी करेक्ट करता हूँ नेहा दुबे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन कहना भी एक आदेश के बराबर है जी। हमारे पास में पूर्व कानून सचिव मल्होत्रा जी है, उनका यदि कोई जजमेंट तो छोड़ो, यदि कोई टिप्पणी भी करते हैं, यदि कोई लाइन भी लिखते हैं, तो एक तरह से हिंदुस्तान के लिए वो एक आदेश है। हाई कोर्ट तो तमाम हिंदुस्तान की हाई कोर्ट उनके अंडर है, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट तमाम उनके अंडर है। जो धारा 66 पे डिबेट हो रही है, जिस बारे में तमाम तरह की बातें, आपकी बात बिल्कुल सही है सर, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है सर, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन जब राज्य सरकारों के पाले में गेंद फेंक दी जाती है केंद्र सरकार के जरिए, तो हम हाईकोर्ट की भूमिका पर भी सवाल उठाते हैं कि क्या स्वतः संज्ञान लेते हुए क्या नहीं लगता कि राज्य में क्या हो रहा है इसके बारे में भी कहीं ना कहीं स्वतः संज्ञान लेना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे शर्मा जी ने कहा कि उनको जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके ऊपर भी एक पेनल्टी और फाइन, और बल्कि मेरा कहना यह है कि यदि कोई इग्नोरेंस के अंदर कर जाए तो बात दूसरी है, पर नोइंगली कर रहा है तो उसके ऊपर भी उतना ही पेनल्टी और फाइन होना चाहिए जितना उस सेक्शन का प्रोविजन है। जैसे 376 के अंदर कोई लड़की फाल्स केस रेप का दर्ज कराती है तो उसके ऊपर भी यदि प्रूव होता है कि ये फाल्स रेप का केस दर्ज कराया है तो उसके ऊपर भी उतनी ही पेनल्टी होनी चाहिए जो एक्यूज के ऊपर होती है। तो ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है जिस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, और इस तरह की जब तक चीजें नहीं आएंगी कानून के अंदर तब तक सुधार होने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। ठीक है, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, मल्होत्रा साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी 66A के आदेश की पालना के लिए किस किस तरह के दिशा निर्देश की जरूरत आप समझते हैं? नेहा जी, एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं, कोई भी आदेश होता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है या कोई भी कानून है, उसको लागू करना एग्जीक्यूटिव का काम है। सेक्शन 66A को निरस्त कर देने के बाद में पुलिस अथॉरिटीज जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स करना और देखना कि अगर कोई कानून का वायलेशन कर रहा है तो उनके अगेंस्ट में कार्रवाई हो, वो केवल वैलिड कानून के अंदर ही होनी चाहिए। इनवैलिड कानून के अंदर कोई भी पुलिस अथॉरिटी कार्य नहीं कर सकती है। अगर वो कोई स्टेप उठाती है तो उनके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह के स्टेप क्यों उठाए जा रहे हैं। आपने बात कही कि हाईकोर्ट को इंटरफियर करना चाहिए, हाईकोर्ट तो तब इंटरफियर करेगी या मामले का संज्ञान लेगी बीइंग पार्ट ऑफ जुडिशरी, जब मामला जुडिशरी के सामने आएगा। लेकिन वो स्टेज बहुत लेट होती है, उससे पहले तो पुलिस अथॉरिटी केस रजिस्टर करती है और उसको इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेशन में और रजिस्ट्रेशन में ही कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल निकल जाते हैं, जिसमें आदमी के जो फंडामेंटल राइट्स है उनका वायलेशन हो चुका होता है। तो जब हाईकोर्ट संज्ञान लेगी तो इसके ऊपर डेफिनेटली आदेश भी करेगी और निर्देश भी देगी, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव का काम है और एग्जीक्यूटिव को ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कानून को निरस्त कर दिया है तो उस कानून के अंदर किसी के अगेंस्ट भी जो है वो किसी भी धारा के अंदर जो है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। माफ कीजिएगा प्रदीप जी, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।